देखिए, मगरिबी बंगाल में ममता बनर्जी ने जो कामयाबी हासिल की है, ये यूपीए के लिए एक बेहतरीन मौका है रीअलाइनमेंट का। जी। अगर ये अपनी फिर से असर नौ कोशिश करते हैं, यूपीए को फिर से तैयार करते हैं जी। और कांग्रेस जो मुसलसिल नाकामी का सामना कर रही है, कांग्रेस लीडरशिप कमजोर पड़ चुकी है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, उनका इमेज कमजोर होता नजर आ रहा है। अगर इन हालात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली ममता बनर्जी को यूपीए का चेयरपर्सन बनाते हुए यूपीए को रीअलाइन किया जाता है, तो ऐसी सूरत में हिंदुस्तान की वो रीजनल सियासी जमातें जो कि अपनी अपनी रियासतों में एक मजबूत मौकूफ रखती है। तो तेलंगाना के हल्का असेंबली नागार्जुना सागर में मुनक्किद ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल हुई है। टीआरएस उम्मीदवार एन भगत ने 18,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार जाना रेड्डी दूसरे मकाम पर रहे और इसी तरह बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। वहीं दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश के इलाके तिरुपति लोकसभा के लिए ज़मीनी इंतखाबात मुनक्किद हुए। तिरुपति ज़मीनी इंतखाबात में हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल हुई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गुरुमूर्ति ने कामयाबी हासिल की है। अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी को दूसरा मकाम हासिल हुआ है, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को तीसरा मकाम हासिल हुआ है। तो आज एक तरह से 2 मई नतीजों का दिन है। मुख्तलिफ रियासतों में असेंबली इंतखाबात के नतीजे आए हैं, तो वहीं पर आंध्रा और तेलंगाना में ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं, जिसमें आंध्र में अगर हम बात करें तो तिरुपति में इंतखाबात हुए और इधर तेलंगाना में हल्का असेंबली नागार्जुना सागर में इंतखाबात हुए। नागार्जुना सागर की हम बात करें तो यहां पर टीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला था। कांग्रेस की तरफ से जाना रेड्डी को मजबूत उम्मीदवार बनाया गया था और यह कहा गया था कि जिस तरह से यहां पर जात पात की सियासत बड़ी अहमियत रखती है नागार्जुना सागर असेंबली हल्के में, और जाना रेड्डी को मजबूत उम्मीदवार कहा जा रहा था और जीत बताई जा रही थी, लेकिन टीआरएस ने पूरे दमखम के साथ अपना सर दिखाया और टीआरएस ने शानदार जीत नागार्जुना सागर असेंबली हल्के में दर्ज की है और 18,000 से ज्यादा वोटों से जो टीआरएस के उम्मीदवार एन भगत ने जीत हासिल की है। तो दुबाका असेंबली हल्के की जो नाकामी है, वो जीत जो है यहां पर नागार्जुना असेंबली में टीआरएस ने हासिल की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर रामचंद्र राव साहब और सीनियर सहाफी मुबशरुद्दीन खुर्रम इस वक्त हमारे साथ हैं, और पीएल श्रीनिवास हैं टीआरएस से। आप तीनों का स्वागत है, खैर मकदम है। नागार्जुना सागर असेंबली हल्का, श्रीनिवास जी, क्या दुबाका का बदला लिया है टीआरएस ने? बीजेपी बातें कर रही थी जीएचएमसी के बाद कि अब एक बीजेपी का एक नया दौर, एक नया बाब शुरू हुआ है तेलंगाना में। अब यहां पर बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता। तो क्या साबित किया है टीआरएस ने? आप देख चुके हैं दुब्बा के बाद में अपना कारपोरेशन इलेक्शन में, उसके बाद में थोड़ा एक सीट जीतने के बाद जी, और ये कारपोरेशन में 40 सीट आने के बाद बोल दिए कि ये टीआरएस खत्म हो गया, पूरा बीजेपी आ रहा है, पूरा स्टेट में बीजेपी आ रहा है। ये पूरा गलत की बात है, क्योंकि दुब्बा का अलग था, वो बाई इलेक्शंस था। वो बाई इलेक्शंस में इससे पहले वो कंटेस्ट किया था दुब्बा में एमएलए से बीजेपी के साथ में। वो थोड़ा उसको सिंपैथी था, उसके ऊपर थोड़ा वोटों में से जीत गया, ठीक है, तो जीते हैं, वो कुछ गलती नहीं है। पर बीजेपी क्या हो गया, इधर इतना अच्छा काम कर रहे पूरा देश में, तेलंगाना में केसीआर साहब इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहा है, इतना स्कीम्स ला रहे हैं, इतना डेवलप कर दिया 7 साल में तेलंगाना को, बंगारा तेलंगाना में अच्छा जितना करा है वो कुछ अच्छा करा है। उसके बारे में अभी आज के दिन क्या बीजेपी बोल रहे हैं कि बीजेपी के बारे में आप जानते हैं, सेकेंड टाइम फर्स्ट टाइम हम भी मानते थे हमारे मोदी साहब बहुत अच्छे कर रहे हैं, देश में पूरा हलचल हो जाता है, अब सब समझे थे। मगर क्या हो गया आप देख रहे हैं, अभी सेकेंड टाइम में, अभी नेक्स्ट टाइम बीजेपी आने का सवाल ही नहीं होता केंद्र में भी। ये मैं पहले बोल चुका हूं, और मैं तमिलनाडु के बारे में केरला के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में, इससे चर्चा में मैं बहुत बार बोला था बीजेपी
अलसट नहीं आएगा, क्योंकि ठीक। आप सोचिए 20 बार प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल में गए और शाह साहब तो उधर ही बैठ गए। और नहीं, ठीक है, वो अलग इश्यू है सर। हम तेलंगाना में रहे, तेलंगाना में हैं हम, तेलंगाना में क्योंकि वक्त कम है। तेलंगाना में तो बीजेपी ने जिस जोर शोर से तेलंगाना में अपनी तहरीक शुरू की थी, अपना काम शुरू किया था, बड़े बड़े लीडर तेलंगाना में भी उतारे गए थे। ठीक है, रामचंद्र राव साहब हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, एमएलसी रह चुके हैं, एडुकेट हैं। रामचंद्र राव जी, कांग्रेस और टीआरएस के बीच बीजेपी नागार्जुन सागर में दिखाई नहीं दी। अब टीआरएस तो बास जगह मैंने तेलुगु जो लीडरों से यह सुना है कि बीजेपी नागार्जुन सागर में अब डूब गई है। ये बात सही है कि नागार्जुन सागर में बीजेपी का जो प्रदर्शन था जी, वो बहुत खराब रहा है। मैं कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। हम भी इसके बारे में कैसा हुआ, किस लिए हुआ, हम इसके बारे में जरूर पार्टी में इस पे चर्चा करेंगे, वो अलग बात है। ठीक। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि नागार्जुन सागर जो इलाका है और जो चुनाव क्षेत्र है, कभी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं था। वहाँ भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 बार भी 2000 वोट से कम आए थे, 2000 तक आए थे वोट, ज्यादा कभी नहीं आए थे। ठीक ठीक। इस बार 6000 तक, कुछ 7000 तक कुछ आया हुआ वोट उनको जी। फिर भी मैं समझता हूँ कि वहाँ नागार्जुन सागर में 2 बड़े पर्सनालिटीज, एक पार्टी का पर्सनालिटी टीआरएस जी, और दूसरा जाना रेड्डी जी कांग्रेस। वो कांग्रेस का वहाँ पर नहीं है, वहाँ जाना रेड्डी जी का एक व्यक्तिगत वहाँ प्रभाव है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से 30 साल तक वो विधायक रहे हैं उसी क्षेत्र से जी। और वो एक बुजुर्ग है और तेलंगाना के राजनीति में और आंध्रा के राजनीति में भी बहुत बड़ा उनका एक अपना स्थान है। तो इसीलिए एक बड़ी पार्टी से और एक बड़े व्यक्ति के बीच में जी भारतीय जनता पार्टी को तीसरे स्थान पर जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग वोटर्स हैं, उन्होंने दोनों के बीच में अपना निर्णय के लिए एक मतलब वोटिंग किया था जी। चुनाव में उन्होंने उन 2 लोगों के बीच में उन्होंने चुनने के लिए अपना निर्णय लिया। ठीक। तो नहीं, आप ये दोनों चीजें बता रहे हैं और सही बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जीएचएमसी के बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की एक तरह से इनिंग शुरू हुई, बीजेपी अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, ऐसा लोगों का जहन बनाया गया था बीजेपी की तरफ से। लेकिन आप 50% तक भी नहीं पहुंच पाए नागार्जुन सागर में। क्या कमियां रही बीजेपी की तरफ से, जो बेसिकली आप हालांकि इलेक्शन में बहुत मजबूती से उतरती बीजेपी, कोई भी इलेक्शन हो, बीजेपी अक्सर कहती है कि हम किसी इलेक्शन को छोटा नहीं समझते, चाहे वो 1 सीट का क्यों ना हो। तो कमी क्या रह गई थी इसमें? सही बात है, मैं यही मानता हूँ। चुनाव के बाद मेरा खुद का चुनाव आया था जिसमें मैं जो बहुत नैरो वोट से मैं हारा था पीवी नरसिम्हा राव जी की बेटी के अगेंस्ट। जी बिल्कुल। वहाँ भी क्या हुआ था कि टीआरएस जो है पार्टी के बजाय एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बेटी को उतारकर जो लड़ाई है इसको एक परिवार के साथ मतलब जोड़ दिया और उनका एडवांटेज मिला। यहाँ भी इसी तरह हुआ है, जो गुजर गए नोबल नरसिम्हा जी, उनके बेटे को लगाकर और पूरे तन मन धन तीनों मतलब उन्होंने हर तरह से जुटकर, मतलब आप समझ गए होंगे कि सरकारी दुरुपयोग करना और वहां पर जो पैसों का प्रयोग करना, ये सारी चीज वहां पर उनका प्रयोग हुआ है। यानी टीआरएस का ग्राउंड वर्क और होमवर्क अच्छा रहा इस बार। ठीक है, मुबशिरुद्दीन खुर्रम हमारे साथ हैं, आप सभी को सुन रहे हैं। हमारे साथ हफीज खान भी जुड़ चुके हैं आंध्र प्रदेश से, इनको भी पहले मैं जोड़ लेता हूं, फिर मुबशिरुद्दीन खुर्रम तमाम लीडर्स का जो है तज्जिया करेंगे। बेहतरीन तज्जिया निगार हैं, वो आंध्रा और तेलंगाना की सियासत पर नजर रखते हैं। हफीज खान साहब, तिरुपति आप जीत चुके हैं, इलेक्शन कमीशन से बड़ा झगड़ा या क्या कहें जो 36 का आंकड़ा बन रहा था, इलेक्शन कभी हो ना हो इस तरह की चीजें हो रही थी, फिर भी तिरुपति आप जीत गए भारी अक्सरियत से। जी सर। कैसे जीते, क्या वजह लगती है? जिसकी सरकार उसकी सीट होनी चाहिए, ऐसा कुछ प्रचार हुआ है तिरुपति में। सर पहली चीज हम तिरुपति के जो पब्लिक है उनका जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं जी कि वो जो है बाहर निकल के वोट करे, हमारे वास्ते आए जी। और जगन मोहन रेड्डी साहब की क़ियादत में जो पिछले 20 महीने से जो हम लोग काम करे थे, हम हमारे काम के बनिस्बत हम जो है वोट मांग रहे थे जी। बाकी सब पार्टियां जो है, कोई लोकेश साहब आकर बोल रहे कि जो है आप तेलुगु देशम पार्टी के एमपी को जिता दिए तो हम जो है डीजल के, पेट्रोल के
दाम कम कर देते बोल के बोल रहे। बीजेपी के लोग वहाँ के कुछ तो पीवलों को जो मुंह को आया वो बोल दे रहे। ये चुनावी जुमलों के साथ जो है आप आंध्र प्रदेश में सियासत नहीं कर सकते सर जी। यहाँ पर आपको जो है काम करने वाले को यहाँ की पब्लिक वोट देती है, और यहाँ पर फिर से एक वक्त ये बात तय हो गई है कि जगन मोहन रेड्डी साहब इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। एंड हमारे को अभी तक जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि करीब 3 लाख तक की मेजोरिटी हमारी जा रही है जी। एंड जबकि जो है तेलुगुदेशम पार्टी एंड बीजेपी पार्टी दोनों भी जो है पूरी जोर लगाए यहाँ पर जीतने के वास्ते बहुत सारे रॉन्ग प्रोपेगेंडाज करे, मजहब को लेकर आए और कई किस्म के इल्जाम हमारे ऊपर लगाए, बेबुनियाद इल्जाम हमारे ऊपर लगाए। मगर इसके बावजूद जो है 3 लाख की मेजॉरिटी जो है ये मामूली चीज नहीं है। ये चीज जो है कुछ भी आप हवाए में बातें करने से नहीं आती। ये चीज जो है ग्राउंड पे हमारी गवर्नमेंट और हमारे सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब के स्कीम जो काम कर रहे हैं, आपके काम को वोट मिला एक तरह से। ठीक है, हमारे काम के लिए और हमारे सीएम साहब की सूरत देखकर हमारे जो नॉन करप्ट गवर्नेंस है और हमारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, और हम लोग जिस तरीके से फार्मर्स के लिए रहने दीजिए या एजुकेशन सेक्टर में रहने दीजिए, हेल्थ केयर सेक्टर में रहने दीजिए, जिस तरीके के हम लोग एक रिफॉर्म्स लेके आए हैं, एक ग्रेट रिफॉर्मर हैं, एक पॉलिटिकल सोशियो फाइनेंशियल रिफॉर्मर आज हमारे सीएम साहब है। उसी का जो है नतीजा है। हाफिज खान आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए। हमारे साथ सीनियर सहाफी मुबशिरुद्दीन खुर्रम भी हैं जो तज्जिया करते हैं सियासत पर आंध्र और तेलंगाना की, बल्कि ये कहूं नेशनल लेवल पर। मुबशिरुद्दीन खुर्रम, जिस तरह से तेलंगाना और आंध्र की सियासत में काफी तब्दीलियां आती रही, करवट बदलता रहा सियासी पस मंजर, चाहे वो दुबाका हो, जीएचएमसी हो, फिर अब ये ज़िमनी इंतखाबात हों, किस तरह के सियासी पस मंजर को आप देख रहे हैं आगे के लिए आज की इस जीत को देखते हुए? देखिए, अगर नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबात की अगर बात की जाए तो ये पहला इलेक्शन नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी हारी है दुबाक के बाद जी। रामचंद्र राव साहब हैं यहाँ पर, एमएलसी इलेक्शन में भी उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, और जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी के बड़े दावे किए जा रहे थे लेकिन 40 सीट्स के करीब पहुंचकर रुक गई। लेकिन जो सूरत हाल आज बनी हुई है, अगर इसे देखा जाए तो आगे बीजेपी के लिए और भी रास्ते खुल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को नागार्जुन सागर बाईपोल्स में कैंपेन के लिए जाना पड़ा जी। दुबाक इलेक्शंस में बीजेपी की कामयाबी है क्योंकि स्टेट में टीआरएस की गवर्नमेंट होने के बाद बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है, और नागार्जुन सागर बाईपोल्स में चीफ मिनिस्टर खुद कैंपेन में गए हैं। इतना बड़ा फर्क रहा है। और जहां तक कांग्रेस के कैंडिडेट की बात है, जाना रेड्डी सीनियर लीडर हैं। बिल्कुल, सीनियर लीडर को एक नौजवान नोमुला भगत ने हराया ऐसा नहीं है। खुद नोमुला भगत ने आज की जीत का क्रेडिट चीफ मिनिस्टर को दिया है। चीफ मिनिस्टर के कैंपेन में इन्वॉल्व होने से पहले तक, कैंपेन के लिए जाने तक जी, नागार्जुन सागर में वो माहौल नहीं बन पाया था जी नोमुला भगत के हक में, जो आज रिजल्ट की शक्ल में सामने आया है जी। इसी तरह तिरुपति लोकसभा इलेक्शन में बाईपोल्स में वाईएसआरसीपी की कामयाबी, गुरुमूर्ति की कामयाबी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने बड़े स्टेट में जो गवर्नमेंट है वहां पर अगर गवर्नमेंट अपना उम्मीदवार कामयाब नहीं करवा पाती है तो ये गवर्नमेंट की नाकामी है। बिल्कुल, जिस तरह से दुबाक में टीआरएस को नाकामी का सामना करना पड़ा था। आंध्र प्रदेश में हालिया दिनों में पिछले 2 महीने पहले जो इदारा जाते मुकामी के इलेक्शंस हुए थे, कारपोरेशंस के इलेक्शंस हुए थे, उसमें बुरी तरह से तमाम सियासी जमातों को नाकामी का सामना करना पड़ा, और वाईएसआरसीपी ने अपना काम दिखाया और अवाम ने वाईएसआरसीपी पर बहुत एतमाद किया जी। जिसकी अहम वजह यही कही जा रही है कि आंध्र प्रदेश के अवाम अपनी हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। इसी तरह तेलंगाना के अवाम भी अपनी हुकूमत और चीफ मिनिस्टर पर एतमाद कर रहे हैं। इसकी वजह यही एक वजह है जो
बाईपोल्स में इन्हीं जमातों के उम्मीदवारों की कामयाबी हो रही है। ठीक ठीक। पीएल श्रीनिवास जी, जैसा कि मुबशिरुद्दीन खुर्रम ने कहा कि सरकार है और अगर हमारा नुमाइंदा हारता है तो इसका बड़ा गलत मैसेज जाएगा। और जब से सरकार आई है टीआरएस की, केसीआर पर यह इल्जाम लगता रहा कि भाई सरकार बन गई, वो फार्म हाउस में गोशा नशीन है। लेकिन बीजेपी के एक्टिव होने के बाद कहीं ना कहीं टीआरएस जो है अब ज्यादा एक्टिव हो गई है अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए, चाहे वो एक सीट हो या फिर जीएचएमसी हो, क्योंकि जीएचएमसी के बाद टीआरएस ने बहुत कुछ सीखा है। क्या कहेंगे? नहीं, सीखने का नहीं है ये क्या है, ये सिटी में, हैदराबाद सिटी में थोड़ा बहुत बीजेपी का था। उन लोग बोले हम लोग ही मेयर बनेंगे, हम लोग भी डिप्टी मेयर बनेंगे, मगर हम ही मेयर बने, हम ही डिप्टी मेयर बने। और एक बात है, रामचंद्र राव साहब एक्चुअली उसका पर्सनालिटी में वोट आया, बीजेपी से नहीं आया। मेरे को जितना मालूम है, ये इज माई क्लोज फ्रेंड है रामचंद्र राव जी। ऐसा कुछ नहीं, 75% रामचंद्र राव पर्सनल वोट्स गिरा है। He is a very good person and he is also बीजेपी रहने के बाद में भी he is also the बार काउंसिल है, एडवोकेट है, अच्छा नाम है उसका। पर्सनल बीजेपी से नहीं आया वो कम वोटों से हार गया बोलो तो भी उसका पर्सनल का 75% है। बीजेपी या तेलंगाना में कुछ नहीं है। तो दुब्बा के हिसाब से वो विंडो गया उन्होंने, कहीं को बोलो तो उधर वो बाई इलेक्शन था, उन्होंने 2-3 बार हार गया था, उसको तो सिंपैथी में हो गया था। अभी एमएलसी इलेक्शन में आप देखे सिटिंग एमएलसी ही गया है, क्योंकि वो गलती कर रहे हैं। अभी सेंटर में किसका हिसाब मोदी अकेले के नाम से चल रहा था पूरा दुनिया में। अभी ये रीजनल पार्टी है ना, पूरा रीजनल पार्टी से डोमिनेट कर रहे हैं, आज डोमिनेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसके मुट्ठी में लगाना बोल के बीजेपी पार्टी अपना मोदी साहब, शाह साहब देख रहे हैं। इसलिए आज आप देखे ममता जी को कितना कैंपेनिंग किए है, उतना कैंपेनिंग करने के बाद 22 मिनिस्टर गए, मुख्य प्रधानमंत्री 20 बार गया है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ साहब, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। अभी दिल्ली में हो दो, किधर भी हो दो, अभी क्या है, अभी वायरस का है, कोरोना वायरस के बारे में क्या उसके मुट्ठी में बनाए, उन्हें जो बोले वो करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। रीजनल पार्टीज अभी साउथ इंडिया में उन लोग जीतने के लिए कोशिश करे है। आप देखे तमिलनाडु में देखे, केरला में देखे क्या रिजल्ट आया, उसके बाद में वेस्ट बंगाल में क्या रिजल्ट आया। मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट इलेक्शन में पार्लियामेंट में 100% है ना, ये वैक्यूम आ गया। अभी इन लोगों का क्या डाउनफॉल आ गया बीजेपी को पूरा भारत में। अभी बोल रहा ना, नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी का बहुत कम सीट आएगा और ये थर्ड फ्रंट के लिए वो आगे की भविष्यवाणी अलग चीज है। रामचंद्र राव जी, जिस तरह से श्रीनिवास जी कह रहे हैं और मुबशिरुद्दीन खुर्रम कह रहे हैं कि स्टेट लेवल की पार्टीज पर अब लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें, किसी भी स्टेट में इलेक्शन होता है तो बड़े बड़े लीडर्स जो है स्टेट में पहुंच जाते हैं और स्टेट लीडर्स को कहीं ना कहीं वो एक छोटापन महसूस होता है कि हम फेस नहीं बन पा रहे, कि हम डिपेंड हैं सेंट्रल लीडरशिप पर, तो स्टेट में इसकी जगह नहीं बन पाती। कैसे देखते हैं आप इसको रामचंद्र राव जी? ये तो एक हमारी राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है, बिल्कुल बड़ी पार्टी है, इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन स्टेट लेवल के लीडरों को वो पोजीशन, वो जगह आप नहीं देंगे तो जनता कैसे भरोसा कर लेगी कि हमारा स्टेट का अपना लीडर हमारे सामने नहीं है? हमारा जो पार्टी का सिस्टम है जी, हमारे जो लीडर्स हैं वो हर स्टेट से एक ही स्टेट का इंचार्ज देते हैं जी। और जैसे अभी मुबशिर साहब ने कहा कि केसीआर साहब 2 बार गए वहां पर, कहाँ नागालैंड में प्रचार करने के लिए, एक नोटिफिकेशन से पहले, एक नोटिफिकेशन के बाद जी। तो मुख्यमंत्री होकर बाई इलेक्शन में जाना एक नई बात है। सही। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी, लेकिन इसका क्रेडिट आपको जाता है, बीजेपी को जाता है। रामचंद्र राव जी, मैं मानता हूं कि इसका क्रेडिट भी आपको जाता है, क्योंकि वो डर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आगे ना आ जाए। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी में उनका लीडर्स का घूमना और प्रचार करना उनका एक एक्टिविटी है, और उनको समझ लीजिए वो छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो, उसमें प्रधानमंत्री से लेकर नीचे हमारे हद तक, हमारे नीचे जो भी नेता होते हैं हर एक इलेक्शन में आते हैं। मैं म्युनिसिपल चुनाव में गया हूँ और म्युनिसिपल चुनाव में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट गए हैं, कई जगह पर हमने तरुण चुग को बुलाया है, कई जगह पर हमने ऑल इंडिया लीडर्स को बुलाया, वारंगल जैसे जगह पर। तो मतलब जहाँ जहाँ इलेक्शन का जो स्वरूप होता है वो उसको वहाँ पर हम हमारे लीडर को बुलाते हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑल इंडिया पार्टी है। हमारे से क्या गलती है समझ में नहीं आ रहा। हमारे अध्यक्ष है, टीआरएस के अध्यक्ष है,
और मुख्यमंत्री अलग है इलेक्शन में। जी जी, इलेक्शन में स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ टीआरएस हमारा मुख्यमंत्री जी गया है, पब्लिक से बिल्कुल जा सकते हैं, सुनते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। नहीं, रामचंद्र जी वही बोल रहे हैं। श्रीनिवास जी, रामचंद्र जी अपनी बात कीजिए। और आपने एक अहम बात बताई कि जो रीजनल पार्टीज है, आज रीजनल पार्टीज का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे अभी श्रीनिवास जी ने बताया। चलिए, ये हमको हम मानते हैं कि रीजनल पार्टीज का बहुत आजकल हर जगह पे, जब तेलुगुदेशम था, अब वाईएसआर पार्टी आंध्र प्रदेश में आ गई है जी, और तृणमूल कांग्रेस जो वहाँ डीएमके साउथ में है, पर पूरा देश अगर आप देखें तो रीजनल पार्टी थोड़े जगह पे छोड़कर आज उनका प्रभाव बढ़ रहा है जी। इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, हम इससे कोई डरने की बात नहीं है। वो भी रीजनल पार्टीज और रीजनल जो एस्पिरेशंस रहते हैं, वो रीजनल एस्पिरेशंस के लिए ये जो रीजनल पार्टीज का डेवलप हो रहा है, क्योंकि इसका जो कारण है ये कांग्रेस पार्टी का कारण हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में सब रीजनल और इम्बैलेंस लगाया था, ठीक, और इस रीजनल इम्बैलेंस से रीजनल एस्पिरेशन बढ़ा है और इसके कारण रीजनल पार्टी का ग्रोथ हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद एक्सेप्ट वाईएसआर पार्टी के सिवाय वो भी कांग्रेस पार्टी ने खुद का गिनती से बनवाया है, कहीं भी रीजनल पार्टी डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक, रीजनल पार्टी डेवलप हुए हैं तो कांग्रेस के जमाने में हुए हैं, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के कारण आज इस देश में रीजनल इम्बैलेंस है, उसी के लिए रीजनल पार्टी डेवलप हुए हैं। ठीक है, इसीलिए कांग्रेस की हालत पूरे मुल्क में खराब है, बिल्कुल, इसीलिए इसी वजह से कांग्रेस की हालत खराब है। हफीज खान हमारे साथ हैं बहुत देर से। हफीज खान, जीत तो आप चुके हैं, लेकिन अब आपके सामने, जैसा कि रामचंद्र राव कह रहे हैं कि स्टेट लेवल पर पार्टियां उभर रही हैं, मजबूत हो रही हैं। वाईएसआरसीपी नहीं है, जगन को एक अच्छा मौका मिला है पहला, लेकिन सामने टीडीपी है, जनसेना है और फिर पुरानी कांग्रेस है, और साथ में बीजेपी भी पूरे पावर में इस वक्त वहां पर है, मतलब मजबूती के साथ खड़ी है। कितना बड़ा मुकाबला आगे आप देखते हैं? आप अब काम के साथ आगे बढ़ेंगे? हालांकि आप पर कई इल्जामात लगे, आपने भी खुद कहा कि हम पर बहुत से इल्जामात लगे हैं जी। कितना मुकाबला सख्त होगा? रीजनल पार्टी ही आपके सामने है, आपके स्टेट की, आगे के देखिए साहब, हम जो है पिछले 10 साल से अपोजिशन में, 9 साल अपोजिशन में रह के आए हैं। हम पब्लिक के क्या चाहती है, पब्लिक को किस तरीके से सेवा करना है, पब्लिक के एस्पिरेशंस क्या है, पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करती है गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, ये हमारे लीडर बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, श्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी साहब। उसी तरीके से हम जो है पब्लिक का जो है आज साथ देते हुए, आप देखेंगे तो बेस्ट वर्किंग सीएम्स में जो है आज टॉप 3 में जो है हमारे सीएम वाई एस जगनमोहन रेड्डी साहब आ रहे हैं। आज तो हमारा आज वॉलंटियर सिस्टम जो है पूरा इंडिया। हफीज खान, आपका आंध्र प्रदेश में किसी से इत्तेहाद नहीं था, जबकि बीजेपी, जनसेना ये साथ में थे, फिर टीडीपी अलग से आपके सामने खड़ी थी, फिर भी आप जीतते हैं। तो आपकी क्या सीधे कामयाबी सिर्फ काम की वजह से है, या फिर एक इल्जाम जो बड़ा लगा था आप पर कि आप सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक इल्जाम था आप पर? जी हाँ, हम जो है हमेशा हमारे सीएम साहब, जो हमारे लीडर जगनमोहन रेड्डी साहब हैं, एक ही बात कहते हैं कि हम किसी के साथ जो है गठबंधन में नहीं, हम अकेले लड़ते हैं। हमारे खिलाफ सारी की सारी पार्टियां लड़ रही हैं, पिछले 10 साल से लड़ रही हैं और आज भी लड़ रही हैं, कल भी लड़ेंगे, और हम लोग हमेशा सिंगल लड़ेंगे। और रही बात ऑफिशियल मशीनरी की, या जो है जितने भी इल्जामात जो है बीजेपी पार्टी वाले या टीडीपी पार्टी वाले लगाए, ये बेबुनियाद हैं, क्योंकि अंगूर खट्टे हैं वो लोग। जो है जिस तरीके से जगनमोहन रेड्डी साहब आके 40 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस बोलने वाले, बहुत बड़े बड़े नाम और बहुत बड़े काम करने वाले चंद्रबाबू नायडू साहब का जिस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट से जो है उनका नाम था, उसको जो है पूरी तरीके से ढेर कर चुके हैं। आज पब्लिक के लिए जो चीज चाहिए वो चीज करना आज आंध्र प्रदेश। ठीक है, मुबशर उद्दीन खुर्रम, जिस तरह से आज नतीजे आए हैं पूरे मुल्क में, चाहे वो तमिलनाडु का हो, मगरबी बंगाल का हो, सबसे अहम बात मगरबी बंगाल की है, और इधर तेलंगाना और आंध्र में भी जो सियासी, आपने शुरू में भी इशारा दिया कि जो यहाँ की इलाकाई पार्टियां हैं अब वो मजबूती से खड़ी हैं। उन्हें एक डर था कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मरकज की बड़ी पार्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं उन्हें उनकी सियासी जमीन छीन न लें। अब आगे का जो सियासी पस मंजर है, इलाकाई पार्टियां कितनी कोशिश करेगी आगे अपनी सियासी जमीन को बाकी रखने के लिए, या क्या करना चाहिए? देखिए, मगरबी बंगाल में
ममता बनर्जी ने जो कामयाबी हासिल की है, ये यूपीए के लिए एक बेहतरीन मौका है रीअलाइनमेंट का। जी, अगर ये अपनी फिर से असर नौ कोशिश करते हैं, यूपीए को फिर से तैयार करते हैं जी, और कांग्रेस जो मुसलसिल नाकामी का सामना कर रही है, कांग्रेस लीडरशिप कमजोर पड़ चुकी है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, उनका इमेज कमजोर होता नजर आ रहा है। अगर इन हालात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली ममता बनर्जी को यूपीए का चेयरपर्सन बनाते हुए यूपीए को रीअलाइन किया जाता है, तो ऐसी सूरत में हिंदुस्तान की वो रीजनल सियासी जमातें जो कि अपनी अपनी रियासतों में एक मजबूत मौकूफ रखती है, जैसे कि तेलंगाना में ऐसे में क्या टीआरएस और वाईएसआर जुड़ेंगे फिर उसमें? तमिलनाडु में डीएमके, तेलंगाना और आंध्रा को कहां देखते हैं आप? देखिए, अगर यूपीए का हिस्सा दोनों नहीं रहे हैं जी, इसकी बुनियादी वजह यह रही है कि गांधी खानदान से यूपीए चेयरपर्सन है और कांग्रेस की छाप यूपीए पर रही है। बिल्कुल, अगर कांग्रेस की छाप यूपीए से निकालकर रीजनल पार्टी से कोई लीडर को, जैसा कि आज एक मजबूत लीडर के तौर पर ममता बनर्जी उभरी है जी, मैं कुछ चैनल्स पर देख रहा था, उन्हें झांसी की रानी कहा जा रहा है, तो जब इतनी मजबूत किरदार की हैसियत से उभरी है तो उन्हें यूपीए चेयरपर्सन बनाने में रीजनल पार्टीज को कोई यानी आगे चलकर रीजनल पार्टीज का बड़ा अहम रोल होगा, क्योंकि सियासी तौर पर अब हर रीजनल पार्टी अपने अपने स्टेट में अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रही है, जिसकी वजह से अब आगे का सियासी मंजरनामा वही लग रहा है जो आपको 2000 पहले या 2014 से पहले एक इत्तेहाद वाली पार्टियों की सरकार थी, लेकिन स्टेट पार्टीज का एक बड़ा अहम रोल आगे आपको लग रहा है, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहरहाल आज के नतीजे देखने में जी, अपनी बात कर लीजिए, लास्ट सेकंड जी। मैं एक आखिरी बात ये कहूंगा कि अगर रीजनल पार्टीज अपने इत्तेहाद को फौकियत नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में भी हराना मुमकिन नहीं होगा जी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश रहेगी कि किसी न किसी तरह से रीजनल पार्टीज में दरारें पैदा की जाती रहे और उन्हें दूर रखा जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का कि जिस तरह से आपने बातें कही हैं कि नतीजे अपने तौर पर आई हैं, हार जीत किसी ना किसी की तो होनी ही है। बहरहाल सियासी तौर पर रियासत में जो अपनी सियासी जमीनें हैं, वो स्टेट की पार्टियां अपनी जमीन मजबूत करने में अब जुट चुकी हैं। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी के लिए बड़े चैलेंज होंगे। तो फिलहाल इतना ही, आदाब।